Assalamu alaikum, dear students of 9th class. So साइंस में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेसन जो हमारा है वो राइज ऑफ हिटलर एंड जर्मन सोसाइटी। तो इस हवाले से हमारा टॉपिक आज का है ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। कल हमने देखा कि जर्मनी जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में पूरी तरह से डिफीट हो गई थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी की। तो फिर जो जर्मनी के वो जंग का वो पेनल्टी, ये वार पेनल्टी जो जर्मनी को अदा करनी पड़ी, वो तकरीबन 6 बिलियन थी। और इसमें से कल हमने देखा कि तकरीबन इसकी 75% आयरन रिजर्व्स और 26% कोल रिजर्व्स और इसी तरह 10% पॉपुलेशन और 13% लैंड रिसोर्स, लैंड एरिया जर्मनी का जो है वो लॉस हो गया, डिप्राइव जर्मनी से हो गया। वर्सलिस ट्रीटी के हवाले से हमने देखा कि जर्मनी को ये ट्रीटी जो है इसमें ये डिसीजन लिए गए और ये एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी जर्मनी के लिए, और जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह ये वार पेनल्टी को अदा करने में ये जर्मनी को कितना लॉस उठाना पड़ा, और फिर जर्मनी की फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन किस हाल तक पहुंची कि जब जर्मनी ने फ्रांस को वो जो वर्सलिस ट्रीटी के हवाले से जो वो कर्जा देना था, तो गोल्ड देना बंद किया था, तो उसने उसका एक आयरन रिजर्व पर कब्जा कर लिया और उनको अपने कब्जे में कर लिया। और फिर जर्मनी जो अपनी इस डिप्रेशन से बचाने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए, जर्मनी ने पेपर करेंसी को ये फ्रंट किया और वो अपनी वो करेंसी मार्क जिसको कहते हैं, जर्मनी की करेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये फ्रंट करना शुरू किया। तो लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू तो भी गिरता ही गया, और हमने देखा कि $1 जो 1923 में देखते हैं जर्मनी का यानी $1 जो अमेरिकन डॉलर था, ये जर्मनी के 24,000 मार्क्स के बराबर हो गया 1923 में। यानी ये वैल्यू थी, ये इतना डिवैल्यू हो गया जर्मनी का ये मार्क, जर्मनी का ये करेंसी, कि $1 जो है, $1 24 मार्क्स के बराबर हो गया। तो इस तरह से प्राइसेस यहाँ फॉल हो गई, रेज हो गई। अब एक रोटी का टुकड़ा के लिए एक कार्ट में अब पेपर करेंसी को लिया जाता था ताकि कुछ रोटी मिल जाए, लेकिन वो रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता था एक कार्ट में लेकर भी। और फिर हम देखते हैं कि ये डॉलर ये आइए रोज में, फिर 23 में, फिर आइए महीनों में, फिर ये और ज़्यादा बढ़ता गया। और कहते हैं कि ये ट्रिलियन में ये जर्मन करेंसी जो है ये ट्रिलियंस में गिरती गई, हाल होती गई। तो इस तरह से हम फिर देखते हैं कि अब ये जर्मनी का ये हाल जो था, इसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन यानी जब इतना डिवैल्यू पैसा हो जाएगा तो ऐसे इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो फिर यूएस ने, पूरी दुनिया ने जब ये देखा कि एक रोटी का टुकड़ा, एक लूफ ऑफ ब्रेड जर्मनी को एक लोड कैरियर में पैसा लिया जाता है, लेकिन रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है। लोड कैरियर में पैसा लेकर भी रोटी का आधा टुकड़ा नहीं मिलता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन यह है, इतने पैसे की गिरावट हो जाती है और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो जाती है, इतने ये जो पैसों की कदर घट जाती है, पैसों डिवैल्यू हो जाता है। तो अब बात यह है कि आगे हम देखते हैं फिर अमेरिका ने इसमें इंटरवीन करके वो उसको हम कहते हैं डाउस प्लान। इस प्लान के तहत अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुई
किस तरह जर्मनी को अब ये वार पेनल्टी जो है किस तरह अदा करनी पड़ी, ताकि इसकी इकोनॉमी भी साथ साथ स्टेबल बनती जाएगी, ताकि अवाम जो है इसको परेशान अवाम यहाँ का परेशान हो जाए, और ये पैसा भी आहिस्ता आहिस्ता से इनको ये कर्जा भी ये अदा कर सकें। तो इस दाउस प्लान के जरिए से अब इसमें थोड़ी तरमीम हो गई। लेकिन फिर हम देखते हैं 1924 टू 1928 में 28 तक अब जर्मनी में किसी हद तक इकोनॉमी इम्प्रूव हो जाती है। किसी हद तक 1924 से 1928 यानी 4 सालों में थोड़ी बहुत जर्मन इकोनॉमी जो है ये थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन तो भी इसकी फाउंडेशन जो है ये इतनी मजबूत बुनियादों पर ये जो है नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये समझो कि ये बिल्कुल आर्जी बुनियादों पर अभी बढ़ रही है। तो अब जो इकोनॉमी बढ़ रही थी, लेकिन फिर हम देखते हैं 1929 में जब वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया, यूएसए का जो सबसे बड़ा जो ये जो इकोनॉमिक ट्रेडिंग एक्सचेंज है यूएसए में, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो अब जर्मनी जो है, जर्मनी अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा था, ये शॉर्ट टर्म लोन लेता था, शॉर्ट टर्म लोन। अब शॉर्ट टर्म लोन ज्यादातर ये अमेरिका से यूएसए से लेता था। लेकिन 1929 में जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये क्रैश हो गया, तो एक फिर अमेरिका की करेंसी जो है ये गिरने लगी, और 1929 से 1932 तक अमेरिका की इकोनॉमी को जबरदस्त सेटबैक लगा। ये ईयर्स ऑफ डिप्रेशन थे अमेरिका के लिए, और पूरे वर्ल्ड पर इसके असर पड़े। तो फिर हम क्या देखते हैं कि अमेरिका में अब लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट करते थे, अमेरिकन बैंकों में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर्स वो परचेज करते थे, अब 24 अक्टूबर 1924 को एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर्स लोगों ने वापस लिए, क्योंकि उन्होंने समझा कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ये क्रैश हो गया, तो यहाँ जो खसारा आने का अंदेशा है। तो इन्होंने अपने आप को खसारे से बचने के लिए इन्होंने एक ही दिन में 13 मिलियन जो है डॉलर्स, ये पैसा जो है ये एक ही दिन में निकाला गया। तो इस तरह से अमेरिका में एक ये जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो गया। वहाँ फैक्ट्रीज बंद हो गई, वहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, वहाँ ये जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्लोज हो गई, बैंक जो है ये बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तो इस तरह से ये ज़बरदस्त ईयर्स थे अमेरिका के लिए। तो इस तरह से जब अमेरिका की ये इकोनॉमी गिर गई, तो इसका असर ज़रूरी बाकी जो तकरीबन तमाम वर्ल्ड जो था ये शेयर्स लेता था, ये मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट करता था, यहाँ इनके कर्जा लेता था अमेरिका से। अब पूरे वर्ल्ड पर इस डिप्रेशन के असर पड़ गए। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जर्मनी भी इससे नहीं बचा, और जर्मनी की हालत पहले ही खराब थी, और इसकी वजह से जर्मनी ज़्यादा तबाह हो गया। तो 29 में जो अमेरिकन इकोनॉमी थी 1929 में, इट वाज रिड्यूस 50% रिड्यूस, यानी निस्फ जो है अमेरिकन इकोनॉमी जो थी इसमें 50% रिडक्शन हो गई थी। तो इसी हिसाब से जर्मनी की इकोनॉमी को भी इसी हिसाब से ये जो प्रॉब्लम हो गई और वो रिड्यूस हो गई, और नतीजा ये हो गया कि जर्मनी को ज़्यादा खसारा उठाना पड़ा। और जर्मनी में हम क्या देखते हैं, 6 मिलियन पीपल जो जर्मनी में हैं वो बेरोजगार हो गए, और यहाँ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री जो थे ये बंद हो गई। और इस तरह से यहाँ का जो लोग थे, अब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। यहाँ ब्लैक्स अब जो लोग थे अब सड़कों पर आने लगे, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलता था, क्योंकि मुल्क पहले ही तबाह हाल था। अब डिप्रेशन से ज़्यादा जर्मनी का हाल बुरा हो गया। तो इस तरह से 6 मिलियन जो हैं लोग जो हैं ये बेरोजगार हो गए। और इस तरह से अब ये लोग जो हैं अपने गर्दनों में प्ले कार्ड डालकर ये इशारा करते थे कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अब यहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे
यानी आम लोग भी अब रोजी और रोटी के लिए तरस रहा है, और वो ये कहता है कि जब काम नहीं मिलता है तो वो प्ले कार्ड अपने गले में डालकर ये इशारा देता है कि आई एम रेडी टू डू एनी वर्क, यानी कोई भी काम करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन कुछ खाने के लिए मिल जाए मुझे। तो ये जर्मनी की हालत बन गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो पेंशनर्स थे, या यहाँ जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यहाँ जो ये जो पेंशनर्स थे या सैलरीड पर्सन थे, मिडिल क्लास थे, इनकी हालत भी बहुत बुरी हो गई, और इनको यह खदशा हो गया, उनको प्रोटेरियनेशन प्रोटेरियनेशन हम बोलते हैं ऐसी हालत को जब गवर्नमेंट इनको न तो तनख्वाह दे सकी और न इनको पेंशन दे सकी, तो इनकी पोजीशन यह हो गई, इनको ये खदशा हो गए, इनको ये अप्रीहेंशन हो गए, जो यहाँ का सैलरीड क्लास भी था, कि उन्होंने भी सोचा कि शायद हम वर्किंग क्लास या उससे भी वरिष्ठ हो जाएंगे, यानी ये अप्रीहेंशन के हो गए थे। तो इस तरह से ये पीजेंट्री क्लास जो था जर्मनी का, ये भी हार्ड हिट हो गया, तो इनकी ज्यादा ही हालत बुरी हो गई, क्योंकि फूड ग्रेन्स की पहले ही यहाँ प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जो है ये इकोनॉमिक डिप्रेशन जो अमेरिका में आया, और इसके असरात सबसे ज्यादा जो है पूरे वर्ल्ड पर पड़ गए, लेकिन जर्मनी जो पहले ही तबाह हाल थी, तो इसकी हालत भी ज्यादा बुरी हो गई। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये जो वाइमर रिपब्लिक जो था, जो यहाँ की जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, और वो जो गवर्नमेंट बनी थी वाइमर रिपब्लिक की, तो इसकी कुछ डिफिकल्टीज थी। इसकी कुछ डिफिकल्टीज ये थी कि ये भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, और ये कोई डिसीजन लेने के काबिल नहीं थी, क्योंकि यहाँ जो था इसमें कुछ इनहेरिटेड डिफेक्ट्स थे। वाइमर रिपब्लिक यानी वाइमर रिपब्लिक जो थी, यहाँ की जो डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाई थी, तो वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। नंबर एक डिफेक्ट्स इसमें यह था कि यहाँ जो ये जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ थी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रोपोर्शनेट डिफेक्ट्स, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, यानी तमाम तबके को अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इनकी प्रोपोर्शन थी। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहेंगे, अगर ये जो मतलब 5% के हिसाब से प्रोपोर्शन होगी पॉपुलेशन, अगर कहें 500 पीपल हैं, इनमें से 5 को लेना है, तो इसी हर सेक्शन से इन्होंने प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के हिसाब से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी। इसी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल 100% में से 100 में से 5, इसी तरह जो सेक्शन जितना होगा उसी हिसाब से इनको बराबर ये शेयर्स मिलते थे। तो इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से यहाँ एक डिफेक्ट हो गया इस वाइमर रिपब्लिक में। यहाँ जो गवर्नमेंट बनती थी, ये कोalition गवर्नमेंट बनती थी, यानी ये गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की नहीं बनती थी, बल्कि यहाँ कोalition गवर्नमेंट बनती थी। तमाम बहुत 2-3 पार्टियां मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती थी। तो ये एक डिफेक्ट था इसमें। और दूसरा डिफेक्ट इसमें यह था कि इसमें आर्टिकल 48 था। आर्टिकल 48 के रूल से, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 48, यहाँ जो है किसी भी वक्त ये प्रेजेंट रूल किसी भी वक्त यहाँ लागू हो सकता था। तो आर्टिकल 48 की रूल से यहाँ कभी भी ये जो है प्रेजेंट रूल आ सकता है। और प्रेजेंट जो है वो कैबिनेट इस पार्लियामेंट को सस्पेंड कर सकता है, और सिविल राइट्स को भी वो ये जो सस्पेंड कर सकता है, और वो यहाँ रूल बाय डिक्री हो सकता है। यानी प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ, डिक्टेटरशिप यहाँ आ सकती है किसी भी वजह से, किसी भी वक्त में, क्योंकि ये पावरफुल होता था। अंडर आर्टिकल 48 ये यहाँ की जो ये जो ये गवर्नमेंट जो थी अंडर आर्टिकल 48 यहाँ प्रेसिडेंट्स को ज्यादा ये पावर दिए गए थे। वो किसी भी वक्त ये इसको सस्पेंड कर सकता था, कैबिनेट को सस्पेंड कर सकता था, और वो अपना रूल बना सकता था। तो इसी तरह कहते हैं कि तकरीबन 20 टाइम्स इस कैबिनेट को सस्पेंड किया गया, और नई कैबिनेट बनाई गई, और कभी डिक्टेटरशिप बनेगी। और इस तरह से ये एक आरजी गवर्नमेंट थी, ये कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी। तो आखिरकार लोग जब ये देखते थे कि इधर पोजीशन भी खराब थी, लोगों ने अब इस गवर्नमेंट पर पूरा एतमाद हटा लिया। और इसी तरह हम देखते हैं कि फिर हिटलर रेज होता है।
हिटलर भी इसी दौर में रेज होता है कि क्योंकि जर्मनी की पोजीशन जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है और गवर्नमेंट भी बड़ी कमजोर है। अब अब ये जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जो यहाँ होती है वो भी लोगों को लोगों को किसी भी सूरत में अब लोगों को भी रेस्पेक्ट नहीं दे सकती है, लोगों के हकूक को बहाल नहीं कर सकती है, लोगों को अपने राइट्स नहीं दे सकती है। तो इस तरह से यहाँ का जो डिक्टेटरशिप रूल है वो भी ठीक नहीं है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बड़ी कमजोर है। तो इस तरह से इसी दौर में अब हिटलर नमूदार होता है। हिटलर पहले पहले एक ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। बिल्कुल इसने एक गुर्बत की जिंदगी गुजारी है बचपन में। तो फिर क्या होता है, तो इसने फौज में ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये एक मैसेंजर के तौर पर काम करता था फ्रंट लाइन पर हिटलर। तो यहाँ इसने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इनिशियल स्टेज में पहले गेन्स हो गई जर्मनी ने बहुत जीतना शुरू किया, लेकिन आखिरकार फिर हम क्या देखते हैं कि फिर इसकी डिफीट हो गई क्योंकि यूएसए और रशिया भी जब जंग में उलझ गया तो इस तरह से इसकी डिफीट हो गई। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हिटलर जो है एज मैसेंजर इसने काम किया था और इसने बहुत से मेडल भी जीते थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। फिर इसी से आगे चलते चलते तो ये जो है इसने एक यहाँ फिर एक पार्टी बनाई, एक पार्टी जो यहाँ चल रही थी उसको कहते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है इसी में इसने अपन खुद को ये मतलब शामिल हो गया। तो फिर इसने इसको रिनेम किया। रिनेम करने के बाद इसने इस पार्टी को जो है इसका नाम रखा, इस पार्टी का नाम इसने रखा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इसने इसका नाम रखा। तो और फिर इसने इस पार्टी को रिनेम किया वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी को चेंज करके सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इसका नाम रखा और फिर इसको खुद ऑर्गेनाइज किया। फिर इस ये हिटलर ने जब इस पार्टी में ये जो पार्टिसिपेशन शुरू की, इसकी कमांड अपने हाथ में ली, तो फिर हिटलर ने एक बार ये जो गवर्नमेंट जो यहाँ कमजोर थी तो इसने ताकत ये जो बात प्रेजेंट वहाँ जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसका ताकत उल्टाने की कोशिश की। तो इसके लिए उसको जेल जाना पड़ा। तो जब इस साजिश का पता चल गया तो उसको जेल जाना पड़ा। तो लेकिन जल्दी ही ये फिर जेल से इसको रिलीज किया गया। आखिरकार ये सीन पर नमूदार हो गया। तो इसने प्रॉमिस किए लोगों के साथ, मैं जर्मनी को सही ट्रैक पर ले आऊंगा, मैं जर्मनी को इन तमाम परेशानियों से नजर दिलाऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ा बेहतरीन स्पीकर भी था, ऑरेटर भी था और वर्सलिस ट्रीटी की वजह से ये बहुत फ्यूरियस हो गया था। और इसने कहा कि मैं जर्मनी को डिफेंड करूंगा और तमाम ये जो फॉरेन रूलर्स हैं, फॉरेन जो ये जो एग्रेसर्स हैं, मैं तमामों को कम्बैट करूंगा और जर्मनी को ये एक पावरफुल कंट्री के तौर पर मैं ये बनाऊंगा, जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बनाऊंगा। और इस सिलसिले में लोगों ने इसको साथ दिया और हर साल ये डेमोन्स्ट्रेशन करता था और लोग जोक इसके साथ हुआ करते थे, क्योंकि इसके स्पीच लोग बहुत खुशी से सुनते थे, क्योंकि ये बड़ा ये सरगर्म स्पीकर था। तो इस तरह से जब ये हिटलर जब नमूदार होता है इस सीन में, तो कल हम देखेंगे हिटलर ने फिर क्या रिफॉर्म्स किए, इसने क्या काम किए, कुछ चीज़ें इसे ठीक की लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसने गलत किया। तो वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है।